हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डीसी लाइन आरएम सीरीज में आपका स्वागत है। बेटा चैप्टर 1 का सेकंड पार्ट शुरू करने जा रहे हैं सीए सीट के बच्चों का। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलो बच्चों आगे देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट है बेटा मेजर ब्रांचेस ऑफ द इकोनॉमिक्स। मेजर ब्रांचेस कौन कौन सी है? दो हमने मेजर पढ़ी है बेटा, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, राइट। तो देखते हैं दोनों में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है। देखो बेटा वीडियो पॉज करके आप लोग देख भी सकते हैं एक बार पूरा। चलो, तो किस चीज पे फोकस है यहां पर? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, क्योंकि माइक्रो में हम क्या पढ़ते हैं? इंडिविजुअल की स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल मार्केट, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर, राइट। तो इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट जैसे कि एक पर्सन, हाउस होल्ड, फर्म या फिर एक इंडस्ट्री तक की स्टडी को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कवर करते हैं। ठीक है, क्या क्या की पॉइंट्स और एग्जांपल है देख लेते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं हम इकोनॉमिक्स में, माइक्रो इकोनॉमिक्स में? प्राइस थ्योरी या फिर थ्योरी ऑफ फर्म और हाउस होल्ड। ठीक है, एनालाइजेस द इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग, इंडिविजुअल के डिसीजन मेकिंग को कंसिडर करा जाता है। डिमांड सप्लाई ऑफ अ सिंगल प्रोडक्ट, प्राइसिंग एटसेट्रा, मतलब एक सिंगल प्रोडक्ट या फिर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर की स्टडी। एग्जांपल, व्हाई अ कंज्यूमर बाय लेस व्हेन प्राइस राइजेस। जब हम इस तरह की कोई स्टडी कर रहे हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, हाउ अ फर्म डिसाइड्स इट्स आउटपुट, ये भी। फिर आता है बेटा मैक्रो। मैक्रो में हम बात करते हैं पूरी इकोनॉमी की एट लार्ज, एग्रीगेट में बात करते हैं। तो स्टडी ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल, यानी एग्रीगेट की स्टडी। तो कॉल्ड एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स और इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी बोला जाता है, ये नाम है इसके दूसरे। ठीक है, क्योंकि आपका थ्योरेटिकल पेपर है तो ये सारी बातें बेटा आप ऐड ऑन कर सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है ना। एनालाइजेस द नेशनल इनकम, जीडीपी, इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट एंड ओवरऑल इन्वेस्टमेंट। की फिगर्स कौन कौन किसने दिया हमारे पास? जेएम कीन्स जनरल थ्योरी 1936 में गेव इट अ मेजर पुश। जो जेएम कीन्स की थ्योरीज थी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, उनसे बहुत सारे कंसेप्ट सामने आए थे जिससे मैक्रो इकोनॉमिक्स को एक मेजर पुश मिला था। एग्जांपल, इफेक्ट्स ऑफ टैक्स कट ऑन नेशनल इनकम और कॉजेज ऑफ रिसेशन। ये सारे किस में आते हैं बेटा? मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं और क्या क्या। इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी है, दैट इज स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक्स इंटरेक्शन बिटवीन द कंट्रीज। जब हम डिफरेंट कंट्रीज के बीच में इंटरेक्शन की स्टडी करते हैं, तो ये भी हमारा इकोनॉमिक्स का एक ब्रांच हुआ है ना। क्या एग्जांपल है इसमें? फोकस इज ऑन इंटरनेशनल ट्रेड, फाइनेंस, एक्सचेंज रेट्स एंड ग्लोबलाइजेशन। ये सारा किस में कवर है बेटा? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। और एक्सचेंज रेट्स एंड ग्लोबलाइजेशन गेन इंपॉर्टेंस एज ग्लोबल ट्रेड एंड इंटरडिपेंडेंस ग्रो। एग्जांपल, इंपैक्ट ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ समझते हैं क्या होता है बेटा? जो इंपोर्ट्स पे टैक्स लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? टैरिफ। इफेक्ट्स ऑफ करेंसी डेप्रिसिएशन, जब हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो रही है उसका क्या इफेक्ट है? तो ये सारा का सारा किसके अंदर आ जाएगा? इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। फिर आता है पब्लिक फाइनेंस यानी कि फिस्कल इकोनॉमिक्स। इसमें क्या है? स्टडी ऑफ द गवर्नमेंट रोल। जो भी फिस्कल पॉलिसीज है वो सारी कौन बनाती है? गवर्नमेंट बनाती है। जब मॉनेटरी पॉलिसी की बात आती है तो आरबीआई, लेकिन जब हम फिस्कल पॉलिसी बोलते हैं तो गवर्नमेंट के रोल की बात हो रही है। ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें? एनालाइजेस गवर्नमेंट रेवेन्यू, टैक्सेशन एंड एक्सपेंडिचर, बजटिंग एंड पब्लिक डेट। इमर्ज स्ट्रांगली आफ्टर द ग्रेट डिप्रेशन, दैट इज 1930 का जो ग्रेट डिप्रेशन था उसके बाद मेन इमरजेंस हुआ है पब्लिक फाइनेंस का। व्हेन गवर्नमेंट इंटरवेंशन बिकम्स द की, मतलब गवर्नमेंट इंटरवेंशन का बहुत ज्यादा रोल हो गया था उस समय, है ना। एग्जांपल, डिजाइनिंग अ जीएसटी सिस्टम, एनालाइजिंग द इंपैक्ट ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। तो जो वेलफेयर स्कीम्स का एनालाइजेशन या जीएसटी का जो इंट्रोडक्शन हुआ वो हम कह सकते हैं इसका एग्जांपल है, या फिर हम कह सकते हैं फिस्कल पॉलिसी का पार्ट है जो गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं और क्या है। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट स्पेशली इन डेवलपिंग नेशंस। डेवलपिंग नेशंस में जब हम स्टडी करते हैं किस चीज की? इकोनॉमिक ग्रोथ की, डेवलपमेंट की, तो वो किसके अंदर आता है? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के अंदर आता है। क्या क्या पॉइंट्स है? फोकस इज ऑन पॉवर्टी रिडक्शन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंप्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स। लिविंग स्टैंडर्ड्स को इंप्रूव करना, पॉवर्टी, इंडस्ट्रियलाइजेशन। क्या क्या कैसे इमर्ज हुआ? इमर्ज पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 विद द डीकोलोनाइजेशन एंड द नीड फॉर स्पेशलाइज्ड ग्रोथ स्ट्रेटजीज। स्पेशलाइज्ड ग्रोथ स्ट्रेटजीज बनी थी आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2। वो सारा किसके अंदर आएगा बेटा? डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स, जहां पर हम कंट्री की ग्रोथ के बारे में बात करते हैं। एग्जांपल, पॉलिसीज टू बूस्ट द एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, फॉरेन एंड इफेक्टिवनेस। ठीक है, चलो फिर आता है हेल्थ इकोनॉमिक्स। नाम से पता लग रहा होगा किस चीज में बात हो रही है यहां पे। एप्लीकेशन ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स टू हेल्थ एंड हेल्थ केयर, मतलब हेल्थ केयर से रिलेटेड जब भी कोई पॉलिसीज बन रही है, कुछ भी हो रहा है, तो दैट इज कवर्ड अंडर हेल्थ इकोनॉमिक्स। Analyzes efficiency, effectiveness and equity in healthcare delivery and financing. Part of the broader focus on human development as crucial for growth. मतलब अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है? ह्यूमन डेवलपमेंट, ह्यूमन की हेल्थ वो सही रहे, उस चीज से रिलेटेड जो रूल्स बनते हैं, जो भी पॉलिसीज बनती है, वो सारा हेल्थ इकोनॉमिक्स का पार्ट है बच्चों।
ठीक है, चलो एग्जांपल में कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस ऑफ अ वैक्सीनेशन प्रोग्राम, एफिशिएंसी ऑफ इंश्योरेंस मॉडल्स, क्योंकि ये सारी चीजें अल्टीमेटली किससे कंसर्न है, ह्यूमन वेल्थ से रिलेटेड है ना। चलो फिर देखते हैं एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स का क्या कंसर्न है, स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ एनवायरमेंटल पॉलिसीज एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट का क्या मतलब है कि एक ऐसी डेवलपमेंट जो कि सिर्फ ये नहीं है कि आपने आज डेवलप कर दिया और बस खत्म, यानी कि हमें फ्यूचर ग्रोथ को भी, फ्यूचर पॉपुलेशन, फ्यूचर आने वाली जनरेशन का भी ध्यान रखना है कि जो सस्टेन रहे, जो कि कंटिन्यू रहे। ऐसा नहीं है कि आज आपने कोई रिसोर्सेज लगाया और वो आज ही एग्जॉस्ट कर दिए। इस तरीके से यूटिलाइजेशन करना है सारी चीजों का कि आने वाली जनरेशन भी उसका बेनिफिट ले सके। ठीक है, एनालाइजेस द इकोलॉजिकल बैलेंस, नेचुरल रिसोर्सेज का मैनेजमेंट, पॉल्यूशन कंट्रोल, इकोनॉमिक ऑफ सस्टेनेबिलिटी, ये सारे इसके अंदर आएगा बेटा। एड्रेसेस द चैलेंज ऑफ बैलेंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ विद एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, तो कहां कहां बात हो रही है, अल्टीमेटली एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड और कंट्री की एनवायरमेंट को सही तरीके से चलाने के लिए। ठीक है, एग्जांपल कार्बन टैक्स टू रिड्यूस द एमिशन, इकोनॉमिक वैल्यूएशन ऑफ द क्लीन रिवर, रिवर क्लीन करना मतलब एनवायरमेंट से रिलेटेड जो भी चीजें, राइट। फिर आता है बेटा अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स, ये भी नाम से पता लग रहा होगा, एरिया वाइज इकोनॉमिक्स का डिस्ट्रीब्यूशन है। स्टडी ऑफ स्पेशल एंड जियोग्राफिकल इकोनॉमिक इश्यूज, ठीक है, क्या क्या आएगा इसमें, अर्बन इकोनॉमिक्स देखेंगे, फोकसेस ऑन सिटीज, लैंड यूज, हाउसिंग, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर। और रूरल में क्या आएगा, फोकसेस ऑन दी रूरल एरियाज, एग्रीकल्चर, रूरल एम्प्लॉयमेंट और डेवलपमेंट। रूरल में रूरल एरियाज के बारे में बात हो रही है, अर्बन में अर्बन एरियाज के बारे में बात हो रही है, सिंपल है। रीजनल इकोनॉमिक्स क्या है, एड्रेसेस ज्योग्राफिकल इनइक्वालिटीज एंड रीजनल प्लानिंग, यानी कि जो एरिया वाइज या रीजन वाइज जो डिफरेंसेस है उनको कम करना, यानी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि किसी एक एरिया में डेवलपमेंट है, रिसोर्सेज एबंडेंट है और दूसरी जगह है ही नहीं, तो उसको मैनेजमेंट करना इज ऑल कवर्ड अंडर अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स। ठीक है बच्चों, एग्जांपल कॉस्ट ऑफ ट्रैफिक कंजेशन या पॉलिसी फॉर रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, ये सारा किसके अंदर आएगा, हमारा अर्बन एंड रूरल इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। ठीक है, चल अदर इंपॉर्टेंट ब्रांचेस और कौन कौन सी है, वेलफेयर इकोनॉमिक्स, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स, ये सब आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा थोड़ा थोड़ा, वेलफेयर से रिलेटेड, मॉनेटरी इकोनॉमिक्स यानी मनी से रिलेटेड, है ना, एनर्जी इकोनॉमिक्स, ट्रांसपोर्ट इकोनॉमिक्स, डेमोग्राफी, लेबर इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, जेंडर इकोनॉमिक्स और इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये और अदर ब्रांचेस हैं जो इसके अंदर कवर्ड होती है। ठीक है बेटा, चलो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कौन कौन से हमारे पास, 3 टाइप्स के, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड। कैपिटलिस्ट मतलब जहां पर सिर्फ और सिर्फ प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल है, गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नेग्लिजिबल है, ना के बराबर है, और सारा कंट्रोल किसके पास है, प्राइवेट सेक्टर के पास है। सोशलिस्ट की अगर बात करें, जिसको हम कमांड इकोनॉमी भी बोलते हैं, यानी जहां पर सारा कंट्रोल किसके पास है, गवर्नमेंट के पास है, जहां पर प्राइवेट सेक्टर को कुछ भी फ्रीडम नहीं दिया गया, प्राइवेट सेक्टर का फ्रीडम जो है वो नेग्लिजिबल है, सब कुछ गवर्नमेंट के निगाहों के अंदर ही हो रहा है, सब कुछ गवर्नमेंट कंट्रोल हो रहा है। और नेक्स्ट इज मिक्स्ड, जहां पर दोनों का मिक्सचर है, कुछ सेक्टर्स प्राइवेट संभाल रहा है और कुछ सेक्टर्स गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया में है ना, इंडिया इज अ मिक्स्ड इकोनॉमी, है कि नहीं। तो चलो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की बात करते हैं पहले और डिटेल में। डेफिनेशन सबसे पहले, एन इकोनॉमिक सिस्टम जहां पर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर प्राइवेटली ओन्ड, प्राइवेटली ओन्ड मतलब प्राइवेट सेक्टर ओन करते हैं, प्रॉफिट मोटिव होता है यहां पर, जब प्राइवेट सेक्टर है तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या होगा, प्रॉफिट। वहीं अगर हम सोशलिस्ट की बात करें, अगर कंपेयर करने के लिए, तो सोशलिस्ट में क्या होता है, सोशल वेलफेयर, है ना। तो यहां पर क्या है, प्रॉफिट मोटिव इज द मेन ड्राइविंग फोर्स, गवर्नमेंट रोल इज लिमिटेड, बहुत ही ज्यादा लिमिटेड है, और लेजिस फेयर का रूल अप्लाई हो जाता है। लेजिस फेयर मतलब जब गवर्नमेंट लेजी हो जाती है, मतलब गवर्नमेंट कहती है कि अपने आप ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट कर लो, हम कुछ नहीं करेंगे, तो लेजिस फेयर रूल कहां होता है, कि क्या होता है, मतलब कि जहां पर ऑटोमेटिक मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से इकोनॉमी ऑटो एडजस्ट करती है, सो दैट इज कॉल्ड लेजिस फेयर। एग्जांपल में हम कह सकते हैं यूएसए, यूके, हांगकांग, साउथ कोरिया, ये प्योर फॉर्म्स नहीं है पर कहीं ना कहीं एग्जांपल है हमारे पास कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के। ठीक है बच्चों, चलो उसके बाद है की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैपिटलिज्म और देखते हैं। राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, यानी इंडिविजुअल्स कैन ओन, यूज एंड ट्रांसफर दी प्रॉपर्टी। फिर है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, फ्रीडम ऑफ टू स्टार्ट एनी बिजनेस, कोई भी अपना प्राइवेट में अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस, यानी फ्रीडम इन कंजम्पशन, वर्क और एक्सचेंज। प्रॉफिट मोटिव होता है, क्योंकि प्राइवेटली ओन्ड है तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट है। मेन इंसेंटिव फॉर इकोनॉमिक एक्टिविटी। कंज्यूमर सोवरेनिटी, यानी कंज्यूमर ही भगवान है, जो कंज्यूमर बोलेगा, जो कंज्यूमर की चॉइस है, जो कंज्यूमर की प्रेफरेंस है, वो होगा इकोनॉमी में। ठीक है, कंज्यूमर डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस वाया स्पेंडिंग। कंपटीशन की अगर बात करें, इंश्योर्स एफिशिएंसी, क्वालिटी एंड इनोवेशन। तो जब प्राइवेट सेक्टर्स होते हैं तो कंपटीशन होता है, क्योंकि हर एक को बेस्ट क्वालिटी देनी है, एक आपस में कंपटीशन होता है, तो उसकी वजह से एक एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, राइट। फिर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस नहीं होता।
तो सेल्फ रेगुलेटेड वाया प्राइस मार्केट मैकेनिज्म। तो एक सिंपल क्वेश्चन करेक्टर 6 से रिलेटेड आएगा, तो बेटा सारे मेंशन करने हैं आपको, ठीक है ना। उसके बाद हाउ कैपिटलिस्ट सॉल्व दी सेंट्रल प्रॉब्लम्स, जो हमारे पास सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और हुम टू प्रोड्यूस, और इकोनॉमिक ग्रोथ, ये कैपिटलिस्ट में कैसे सॉल्व किया जाता है, डिसाइडेड बाय द कंज्यूमर डिमांड एंड प्रॉफिटेबिलिटी। भाई क्या प्रोड्यूस करना है, कंज्यूमर की डिमांड देख लो और उस हिसाब से बना दो, और प्रॉफिटेबिलिटी, दोनों चीजें। फिर हाउ टू प्रोड्यूस में लीस्ट कॉस्ट मेथड उठा लो, अगर लेबर कॉस्ट लीस्ट पड़ रहा है तो वो कर लो, कैपिटल इंटेंसिव अगर लीस्ट पड़ रहा है तो वो कर लो, है ना। लेबर इंटेंसिव अगर लीस्ट कॉस्ट पे है तो उससे प्रोडक्शन करेंगे, और अगर कैपिटल इंटेंसिव हमारे लिए लीस्ट कॉस्ट है तो उससे प्रोडक्शन करेंगे। फिर किसके लिए बनाना है, जिनकी बाइंग कैपेसिटी ज्यादा है, इनकम और वेल्थ को देख के उस अकॉर्डिंग प्रोड्यूस होता है। इकोनॉमिक ग्रोथ की जो सेंटर प्रॉब्लम है कि कैसे इकोनॉमिक ग्रोथ करनी है, व्हाट आर दी प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, तो कैपिटलिज्म में वो कैसे सॉल्व होती है, ड्रिवन बाय सेविंग्स दैट इज इंटरेस्ट रेट्स एंड इंटरेस्ट दैट इज प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस। तो सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर इकोनॉमिक ग्रोथ का इकोनॉमिक प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में, ठीक है बच्चा। और इसके अंदर मैकेनिज्म क्या है हमारा, प्राइस मैकेनिज्म है, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। प्राइस मैकेनिज्म को ही या मार्केट मैकेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या क्या फायदे हैं कैपिटलिज्म के, कुछ बेनिफिट्स हैं भाई। एक तो सेल्फ रेगुलेटिंग है, ऑटोमेटिक प्राइस मैकेनिज्म काम करता है। एफिशिएंसी एंड इंसेंटिव्स है, क्योंकि प्रॉफिट मोटिव है तो एफिशिएंसी भी है, प्रॉफिट भी मिल रहा है। फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ है, रिसोर्सेज का बढ़िया तरीके से ऑप्टिमम तरीके से यूटिलाइजेशन है। कंज्यूमर को बेनिफिट मिलता है, उसको वैरायटी, क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस मिलता है देखने को। एनकरेजेस द इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप, अगर कोई भी अपना न्यू आइडिया या न्यू एंटरप्रेन्योरशिप या न्यू बिजनेस ओपन करना चाहता है तो वो कर सकता है, फुल फ्रीडम है। प्रिजर्व्स दी फ्रीडम एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स, जो आपके प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स है उनसे कोई छेड़छाड़ गवर्नमेंट नहीं करेगी, है ना, तो पूरा पूरा राइट है। फिर डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क, यानी कि सारी चीजों को आपके पास कंप्लीटली फ्रीडम है, कंप्लीट राइट्स है, ठीक है बेटा। तो क्या कुछ नुकसान भी हो सकते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के, देखते हैं। एक तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है, सोशल इनजस्टिस, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव होने की वजह से सोशल वेलफेयर, या हम कह सकते हैं जो लो इनकम ग्रुप में फॉल करते हैं लोग, उनको इग्नोर करा जा रहा है ना। प्रॉपर्टी राइट ज्यादा है ह्यूमन राइट्स से, ह्यूमन राइट्स के ऊपर कोई ध्यान नहीं है, सिर्फ प्रॉपर्टी राइट्स। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ लेबर, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, कहते हैं ना कि गवर्नमेंट में जॉब सिक्योरिटी है, प्राइवेट सेक्टर में देयर इज नो जॉब सिक्योरिटी, तो दिस इज द पॉइंट, दिस इज द डीमेरिट ऑफ कैपिटलिज्म। कंज्यूमर सोवरेनिटी एक तरह का मिथ है, एक्चुअल में कंज्यूमर सोवरेनिटी है ही नहीं, एक कह सकते हैं कि उनको बेवकूफ बनाया जा रहा है, वो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव उनका प्रॉफिट ही है। तो पढ़ा था हमने इसको फीचर में या कहीं ना कहीं बेनिफिट लग रहा था, पर ये एक मिथ है, डीमेरिट भी कह सकते हैं इसको। मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, दैट इज लग्जरी वर्सेस नेसेसरी गुड्स, अब ज्यादा ध्यान किस पे दिया जाएगा, जहां से प्रॉफिट ज्यादा होगा, नेसेसिटी गुड्स पे ध्यान कम दिया जाएगा, तो जिससे कि एक इनइक्वालिटी क्रिएट होगी, है ना। अंडर प्रोडक्शन ऑफ द मेरिट गुड्स, यानी जिनसे बेनिफिट होता है इकोनॉमी में, लाइक एजुकेशन और हेल्थ, उनका अंडर प्रोडक्शन हो रहा है क्योंकि उनसे ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा, है ना। और इकोनॉमी में एक इंस्टेबिलिटी है, बूम, डिप्रेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, ये सब देखने को मिलेगा इंस्टेबिलिटी की वजह से। वेस्टफुल एक्सपेंडिचर, एडवर्टीजमेंट और प्रमोशंस पे ज्यादा पैसा खर्च होगा, जो कि एक वेस्ट एक्सपेंडिचर है। फिर मोनोपोली फॉर्म होगी कहीं ना कहीं, मोनोपोली फॉर्मेशन से क्या होता है, प्राइजेस डिस्क्रिमिनेट होते हैं। कोई मोनोपोली फॉर्म होगी अगर, मतलब वो कोई कंपटीशन में अगर किसी को आने ही नहीं देंगे तो प्राइस वो अपने अकॉर्डिंग चार्ज करेंगे, जब उनको पता होगा कि कंज्यूमर के पास कोई चॉइस नहीं है, तो एक नुकसान है। फिर एनवायरमेंट का कहीं ना कहीं डिग्रेडेशन, ठीक है। कुछ की टर्म्स जो हमने पढ़ी, लेजिस्फेयर मतलब मिनिमल गवर्नमेंट इंटरवेंशन, प्राइस मैकेनिज्म क्या है, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट वर्सेस डिमांड एंड सप्लाई, मतलब कि कैसे एडजस्टमेंट होता है डिमांड और सप्लाई से। कंज्यूमर सोवरेनिटी का मतलब क्या पढ़ा, कंज्यूमर डिक्टेट करता है प्रोडक्शन कि मतलब कंज्यूमर को रेलेवेंस दी जाती है, ये हमने टर्म पढ़ी है। प्रॉफिट मोटिव है, प्राइमरी इंसेंटिव फॉर प्रोड्यूसर्स, प्रॉफिट मोटिव का क्या मतलब है कि इट इज अ प्राइमरी मोटिव या प्राइमरी इंसेंटिव जो होता है प्रोड्यूसर्स के लिए कि अल्टीमेटली उनको प्रॉफिट मिलेगा, राइट। चलो आगे देखते हैं, आप बात करते हैं बेटा सोशलिस्ट इकोनॉमी की, जहां पर गवर्नमेंट सारा कुछ देख रही है, प्राइवेट सेक्टर्स को इतना फ्रीडम नहीं दिया जा रहा, द होल इकोनॉमी इज मैनेज बाय अंडर द आई ऑफ गवर्नमेंट। तो क्या क्या है इसके अंदर देखते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम वेयर मींस ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड बाय कम्युनिटी या फिर स्टेट, यहां पर हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की, ठीक है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी जो है वो की इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, सारे डिसीजंस कौन लेगी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, जो कि गवर्न बाय गवर्नमेंट होगी कंप्लीटली। एम्स एट मैक्सिमाइजिंग द वेलफेयर, प्रॉफिट मोटिव नहीं है, वेलफेयर मैक्सिमाइज करना है। एंड अचीविंग सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, कि सोशियो इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव अचीव हो। ऑल्सो कॉल्ड दी कमांड इकोनॉमी, इसका दूसरा नाम होता है, या फिर सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी भी बोल सकते हैं। किसने प्रपोज करा था कंसेप्ट, बाय दी कार्ल मार्क्स एंड फ्रेडरिक एंजल्स। ये नाम आपको एज इट इज याद करना है बेटा, अगर एग्जाम में आपसे रिलेटेड कुछ ही पूछा जाता है तो अपने आंसर्स में अगर आप ये नाम मेंशन करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके आंसर की वेटेज बढ़ती है ना। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 1848 में, ठीक है। चलो
फिर आता है की कैरेक्टरिस्टिक्स, कलेक्टिव ओनरशिप है, यानी कि स्टेट और कम्युनिटी ओन्स द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। वहां पर प्राइवेट ओनरशिप थी, यहाँ पे कलेक्टिव ओनरशिप है। प्रॉफिट मोटिव है ही नहीं, प्रॉफिट मोटिव इज कंप्लीटली एब्सेंट। इकोनॉमिक प्लानिंग देखने को मिलती है, क्योंकि एक प्लानिंग अथॉरिटी है गवर्नमेंट की जो सब कुछ मैनेज कर रही है। तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी सेट्स द गोल एंड डिसाइड्स व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। एब्सेंस ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर को कोई रेलेवेंस नहीं दी जा रही। लिमिटेड फ्रीडम, प्रोडक्शन इज प्लान्ड एंड ऑक्यूपेशन इज डिटरमाइंड बाय द स्टेट, स्टेट डिटरमाइन करती है। रिलेटिवली इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, सबका इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल है, कोई ऐसा नहीं है कि किसी को कम दे रहे हैं किसी को ज्यादा दे रहे हैं। अगर गवर्नमेंट कंट्रोल करके चलती है तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम विल बी इक्वल। नैरो इनकम गैप्स, इनकम के गैप्स कम हो जाते हैं। लैक ऑफ प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेशन, प्राइवेट कैपिटल एक्यूमुलेट होती ही नहीं। मिनिमम रोल ऑफ प्राइस मैकेनिज्म, यानी डिमांड सप्लाई के उससे नहीं चलेगी, जो मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई है उससे गवर्नमेंट नहीं चलेगी। गवर्नमेंट किससे चलेगी, मतलब गवर्नमेंट कंट्रोल से, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई से नहीं चलेगी। इकोनॉमी, प्राइजेस आर एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट, मार्केट फोर्सेस हैव सेकेंडरी रोल। मतलब पहले कंसर्न किसका होगा, एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट यानी गवर्नमेंट का। जो प्राइस मैकेनिज्म है यानी डिमांड सप्लाई के जो मार्केट फोर्सेस है उनका सेकेंडरी रोल है। फिर आता है एब्सेंस ऑफ कंपटीशन, जब प्राइवेट सेक्टर है ही नहीं, प्रॉफिट मोटिव ही नहीं है, तो कंपटीशन किस बात का। तो इसलिए हम कह सकते हैं एक नुकसान में भी बात देखने को मिलेगी कि उतनी क्वालिटी नहीं मिल पाती जो प्राइवेट सेक्टर में होती है। पर कंपटीशन नहीं है, फीचर है। स्टेट इज अ सोल एंटरप्रेन्योर, सो नो कंपटीशन एग्जिस्ट। ठीक है बच्चों, ये इसके की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलिज्म के। अब सोशलिज्म इकोनॉमी में, सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे सेंट्रल प्रॉब्लम सॉल्व होती है। पहले व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगा, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी डिसाइड करेगी ऑन सोशो इकोनॉमिक गोल्स, यानी कि सबका वेलफेयर हो और इकोनॉमी में सबको चीजें इक्वली प्रोवाइड हो। हाउ टू प्रोड्यूस कैसे होगा, स्टेट डिसाइड करेगी। टेक्निक्स अलाइंड विद प्लान्ड ऑब्जेक्टिव, जो भी उनका प्लान्ड ऑब्जेक्टिव होगा उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे कि कैसे प्रोड्यूस करना है, कि लेबर इंटेंसिव बेटर है या कैपिटल इंटेंसिव बेटर है। फॉर हुम टू प्रोड्यूस कैसे डिसाइड होगा, बेस्ड ऑन इक्वालिटी एंड नीड्स। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन इज रिलेटिवली इक्वल, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन रिलेटिवली इक्वल ही होता है। फिर आता है इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी प्रोविजंस का इकोनॉमिक ग्रोथ के वो सोशलिस्ट इकोनॉमी में कैसे डिसाइड होगा। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज एलोकेशन फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, बैलेंस डेवलपमेंट के लिए प्लान्ड इन्वेस्टमेंट एंड रिसोर्सेज का एलोकेशन होगा रेगुलरली। मैकेनिज्म क्या रहेगा, सेंट्रल प्लानिंग नॉट प्राइस मैकेनिज्म। सेंट्रल प्लानिंग यानी कि गवर्नमेंट प्लान करेगी, कोई प्राइस मैकेनिज्म फॉलो नहीं होगा। ठीक है, चलो फिर इसके क्या फायदे। एक तो सबसे बढ़िया इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, कोई भेदभाव नहीं है ना, वेल्थ और इनकम में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। रैपिड एंड बैलेंस्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, भाई बैलेंस डेवलपमेंट चलेगी और तेजी से चलेगी। बेटर रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन, मिनिमम वेस्टेज, वहां पे हमने पढ़ा था वेस्टेज, यहाँ पे वेस्टेज नहीं है, यहाँ पर बेटर यूटिलाइजेशन होगा। कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है ना, कोई एडवर्टीजमेंट नहीं है, कोई प्रमोशन नहीं है। मिनिमाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी को मिनिमाइज करता है। सोशल सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, कोई एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, सोशल सिक्योरिटी सही तरीके से मैनेज होती है। कोऑपरेटिव मेंटेलिटी अवॉइड्स क्लास कॉन्फ्लिक्ट, क्लास कॉन्फ्लिक्ट को मैनेज करता है। गारंटीड राइट टू वर्क एंड मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, गारंटीड राइट्स मिलते हैं काम करने के, मतलब ऐसा होगा कि हर एक को काम करने का इक्वल राइट है, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं इंप्रूव होगा। पर क्या कुछ नुकसान भी है, ब्यूरोक्रेसी, इनएफिशिएंसी, डिलेज एंड करप्शन। ब्यूरोक्रेसी क्या है कि एक लेवल ऑफ हायरार्की फॉलो होता है हर चीज में, जिसकी वजह से डिलेज देखने को मिलते हैं कि एक स्टेज से अप्रूव होकर दूसरी स्टेज पे जाएगा काम, फिर तीसरी पे जाएगा, फिर फाइनलाइज होगा, तो जिसकी वजह से डिलेज होते हैं ना। रेस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल फ्रीडम, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी राइट्स नहीं है। लैक ऑफ इंसेंटिव, किसी को प्रोड्यूसर को कोई बेनिफिट नहीं नजर आ रहा प्रॉफिट का, सोशल वेलफेयर हो रहा है तो नुकसान है। एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस लीड टू इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन। एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस मतलब जो गवर्नमेंट कंट्रोल प्राइजेस हैं उनसे कहीं ना कहीं इनएफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन है। स्टेट मोनोपोलीज देखने को मिलती है, अनकंट्रोलेबल हो जाती है। लिमिटेड कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर चॉइस को कोई प्रेफरेंस नहीं है, जैसे उसमें था कंज्यूमर सोवरेनिटी, प्रेफरेंस दे रहे थे, यहां पर कोई प्रेफरेंस नहीं है। डिसइंसेंटिव टू वर्क, नो रिवॉर्ड, जो हमने ऊपर बात करी, कोई प्रॉफिट मोटिव है नहीं तो कोई कॉमन इंसेंटिव भी नहीं है, राइट। इम्प्रैक्टिकल इन एक्सट्रीम फॉर्म, कि देखा जाए तो पूरा अगर गवर्नमेंट कंट्रोल होगा तो कहीं ना कहीं एट द एंड इकोनॉमिकल लॉस देखा जाता है, तो इसलिए कहते हैं कि इतना प्रैक्टिकल नहीं है। ठीक है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म्स हमने डिस्कस करी। कमांड इकोनॉमी में सेंट्रल अथॉरिटी कंट्रोल्स द इकोनॉमिक डिसीजंस। एडमिनिस्टर्ड प्राइजेस का मतलब प्राइजेस सेट बाय द स्टेट नॉट बाय मार्केट फोर्सेस, यानी गवर्नमेंट सेट करती है प्राइस। कलेक्टिव ओनरशिप है, यानी स्टेट या कम्युनिटी की ओनरशिप है, इसके अंदर कोई प्राइवेट ओनरशिप नहीं है। सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी का मतलब क्या पड़ा, गवर्नमेंट बॉडी दैट प्लान्स द इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो ये कुछ टर्म्स है जो हमने पढ़ी और उनके मीनिंग्स है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल क्या रहेगा इसके लिए। हिस्टोरिकली अगर बात करें तो यूएसएसआर 1917 से 1990 तक, और करंट अगर बात करें तो करंटली वियतनाम, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया। ये भी कोई प्योरली सोशलिस्ट के एग्जांपल नहीं है, पर कह सकते हैं इनके अंदर, क्योंकि मेजर कंट्रोल गवर्नमेंट का है। ठीक है,
चलो आगे देखते हैं। फिर आता है बेटा मिक्स्ड इकोनॉमी, सबसे बढ़िया इकोनॉमी जो हमारी इकोनॉमी मिक्स्ड, जहां पर गवर्नमेंट का कुछ सेक्टर्स है जो उनको फिक्स है कि वो गवर्नमेंट देखेगी और बाकी सारे सेक्टर्स प्राइवेट को दे देगी, अब अपने हिसाब से चलाओ इकोनॉमी, ठीक है ना। तो मिक्स्ड इकोनॉमी मतलब एन इकोनॉमिक सिस्टम दैट कंबाइंस बोथ मार्केट्स, प्राइवेट सेक्टर एंड गवर्नमेंट, जिसको हम पब्लिक सेक्टर के नाम से जानते हैं, फॉर रिसोर्स एलोकेशन। एम क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी का? टू इनकॉर्पोरेट द बेस्ट फीचर्स ऑफ बोथ कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म व्हाइल मिनिमाइजिंग देयर डिसएडवांटेजेस, उनकी डिसएडवांटेजेस को मिनिमाइज करते हुए ज्यादा से ज्यादा फीचर्स इंवॉल्व करना दोनों सेक्टर्स के, दोनों टाइप ऑफ इकोनॉमी के। रियल वर्ल्ड कंटेक्स्ट में अगर बात करें, मोस्ट मॉडर्न इकोनॉमी जैसे कि इंडिया, यूके, यूएसए जो है वो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंडर ही आती है कि नहीं। फीचर्स, को एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक, दोनों एग्जिस्ट करते हैं, बोथ प्राइवेट एंटरप्राइज एंड स्टेट एंड इंडस्ट्रीज ऑपरेट साइड बाय साइड, और दो 3 सेक्टर देखने को मिलते हैं, प्राइवेट, पब्लिक और ज्वाइंट सेक्टर। प्राइवेट भी है जो कि प्रॉफिट ड्रिवन है, ओन्ड बाय इंडिविजुअल्स, पब्लिक सेक्टर है जो वेलफेयर ओरिएंटेड है और गवर्नमेंट रन कर रही है, सोशलिस्ट भी आ गया, और ज्वाइंट मतलब जहां पर कई ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पर दोनों का कोलैबोरेशन भी है, गवर्नमेंट ने कई डिसइन्वेस्टमेंट्स भी करी हैं कि अपने कुछ सेक्टर्स को सेल आउट कर दिया प्राइवेट सेक्टर को, तो उस जगह पर अब दोनों काम कर रहे हैं, प्राइवेट भी चला रहा है उसको और गवर्नमेंट भी चला रही है कि नहीं। रोल ऑफ गवर्नमेंट क्या है इसमें? रेगुलेट दी प्राइवेट सेक्टर, मतलब रूल्स रेगुलेशन तो गवर्नमेंट ही बनाएगी कहीं ना कहीं, है ना, गवर्नमेंट का ये रोल है। एंश्योर्स दी वेलफेयर ऑब्जेक्टिव एंड रन्स की इंडस्ट्रीज, ऐसा ना हो कि प्राइवेट सेक्टर की वजह से कुछ इनजस्टिस हो या कोई एक्सप्लॉयटेशन हो, तो गवर्नमेंट उसका ध्यान जरूर रखेगी पर इंटरवेंशन नहीं होगा, ठीक है। प्राइस मैकेनिज्म एंड प्लानिंग, मार्केट फोर्सेस ऑपरेट, डिमांड सप्लाई ऑपरेट करता है, बट गाइडेड एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट प्लानिंग, बट अंडर द प्लानिंग ऑफ गवर्नमेंट। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के फीचर्स है ना। इकोनॉमिक फ्रीडम विद सोशल वेलफेयर, ये कह सकते हैं एक टर्म कि ये मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है कि जहां पर इकोनॉमिक फ्रीडम भी है और सोशल वेलफेयर भी देखने को मिल रहा है, यानी कि कंबाइंस द प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड प्रॉफिट मोटिव विद सोशल इक्वालिटी एंड प्लानिंग, है ना। चलो फिर मिक्स्ड इकोनॉमी कैसे सॉल्व करती है सेंटर प्रॉब्लम्स को, व्हाट टू प्रोड्यूस कैसे सॉल्व होगा मिक्स्ड में, डिसाइडेड बाय कंज्यूमर डिमांड यानी मार्केट फोर्सेस एंड स्टेट प्रायोरिटीज, यानी कि जो प्लानिंग अथॉरिटीज है वो भी इन्वॉल्व होंगी और मार्केट फोर्सेस भी होंगे, दोनों एक साथ होंगे। हाउ टू प्रोड्यूस में प्राइवेट सेक्टर तो कॉस्ट इफेक्टिव यूज करेगा और पब्लिक सेक्टर फोकस करेगा सोशल ऑब्जेक्टिव पे, तो इन दोनों को मिला के देखा जाएगा कि कैसे प्रोड्यूस करा जाए, किस सेक्टर ऑफ सोसाइटी के लिए प्रोड्यूस करा जाए। बोथ मार्केट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज इनकम एंड स्टेट लेड वेलफेयर प्रोग्राम्स, देखो मार्केट बेस्ड डिस्ट्रीब्यूशन मतलब ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, किसके लिए बनाना है, और स्टेट ओन्ड वेलफेयर मतलब कहीं ना कहीं दोनों फैक्टर्स, प्रॉफिट मोटिव और वेलफेयर दोनों एक साथ चल रहे हैं। फिर प्रोविजंस फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है, ड्रिवन बाय प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक सेक्टर प्लानिंग फॉर बैलेंस डेवलपमेंट, एक तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आ गया और पब्लिक सेक्टर के लिए क्या, पब्लिक सेक्टर का कंसर्न भी आ गया कि बैलेंस डेवलपमेंट होनी चाहिए, तो दोनों का कंबाइन करके प्रोविजंस फॉर ग्रोथ बनाए जाते हैं। मैकेनिज्म इसमें मिक्स्ड मैकेनिज्म यानी मार्केट प्लस गवर्नमेंट इंटरवेंशन दोनों, तो कहीं पे भी हम बात कर रहे हैं मिक्स्ड इकोनॉमी में तो दोनों की चीजें मिक्स हो रही हैं, कैपिटलिस्ट की और सोशलिस्ट की। तो अगर आपने कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट समझ लिया अच्छे से तो बेटा मिक्स्ड में क्या करना है, दोनों को फीचर्स को मिक्स ही करना है, राइट। चलो आगे देखते हैं क्या इसके फायदे, इकोनॉमिक फ्रीडम एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी प्रोवाइड इंसेंटिव्स, दोनों बातें आ गई, इकोनॉमिक फ्रीडम और प्राइवेट प्रॉपर्टी। एफिशिएंसी एंड इनोवेशन, एफिशिएंसी भी मिलेगी, इनोवेशन भी ड्यू टू कंपटीशन एंड प्रॉफिट मोटिव, तो कैपिटलिज्म वाला मेरिट इसमें भी आ गया क्योंकि है तो सही प्राइवेट सेक्टर। फिर कंज्यूमर सोवरेनिटी एंड चॉइस भी आ गया क्योंकि कैपिटलिज्म का पार्ट है। बैलेंस डेवलपमेंट थ्रू प्लानिंग, अब क्योंकि प्लानिंग हो रही है तो बैलेंस डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगी। सोशल वेलफेयर भी मिलेगा क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरवेंशन भी है। एंड रिड्यूस एक्सप्लॉयटेशन वाया स्टेट इंटरवेंशन। अवॉइड दी कट थ्रोट कंपटीशन थ्रू रेगुलेशन दैट इज लेबर एनवायरमेंटल लॉस, कट थ्रोट कंपटीशन नहीं होगा कि कोई कुछ भी प्राइस रख रहा है, कोई किसी भी तरह की क्वालिटी बना के किसी भी प्राइस पे बेच रहा है, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, नहीं, तो सब कुछ मैनेज होकर चलेगा। एनकरेजेस दी एंटरप्रेन्योरशिप एंड रिस्क टेकिंग, अब ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट कंट्रोल है तो एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, क्योंकि मिक्स्ड है तो एंटरप्रेन्योरशिप का भी पूरा एनकरेजमेंट है, रिस्क टेकिंग्स को भी वालों को पूरा एनकरेजमेंट दिया जाएगा। नुकसान क्या है मिक्स्ड इकोनॉमी के, अगर ज्यादा गवर्नमेंट कंट्रोल हुआ तो कैन रिड्यूस दी प्राइवेट सेक्टर इंसेंटिव, अगर गवर्नमेंट कंट्रोल ज्यादा हो जाता है तो प्राइवेट सेक्टर का इंसेंटिव रिड्यूस हो जाता है। पुअर प्लानिंग इंप्लीमेंटेशन से करप्शन और इनएफिशिएंसी देखने को मिलती है। डिफिकल्टी इन मेंटेनिंग बैलेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स, कहीं ना कहीं बैलेंस करना मुश्किल देखा गया कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर में। ज्यादा टैक्स लगाने से इन्वेस्टमेंट डिस्करेज होती है, जब टैक्स ज्यादा होता है तो लोगों का इन्वेस्टमेंट से ध्यान या मन हट जाता है तो कम हो जाती है, राइट। रिस्क ऑफ प्राइवेट सेक्टर डोमिनेंस, अगर प्राइवेट सेक्टर का डोमिनेंस ज्यादा हो गया तो फिर वही सोशल वेलफेयर हमारा इग्नोर हो जाएगा, है ना। तो रिजेंबल्स दी कैपिटलिज्म विद इनइक्वालिटीज, तो कहीं ना कहीं फिर कैपिटलिज्म में चली जाएगी इकोनॉमी, तो वो भी ध्यान रखना पड़ता है, डिमेरिट हो गया। अब क्योंकि गवर्नमेंट कंट्रोल है तो ब्यूरोक्रेटिक डिलेज डिसीजन मेकिंग में वो भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो सेक्टर गवर्नमेंट के पास है वहां पर तो अभी भी है डिलेज, है ना, तो वो भी इसका डिमेरिट है। ठीक है बच्चों,
इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या क्या डिस्कस करी? पब्लिक सेक्टर मतलब स्टेट ओन्ड वेलफेयर फोकस इंडस्ट्रीज, प्राइवेट में इंडिविजुअली ओन्ड प्रॉफिट ड्रिवन इंटरप्राइजेस, जॉइंट में कोलैबोरेशन वेंचर जहां पर दोनों है, गवर्नमेंट भी है और प्राइवेट भी है। रेगुलेटरी रोल, गवर्नमेंट कंट्रोल दी प्राइवेट सेक्टर टू अलाइन विद नेशनल वेलफेयर। ये किसका मतलब है? रेगुलेटरी रोल का, कि भले ही प्राइवेट सेक्टर काम कर रहा है अपने हिसाब से फ्रीडम में, लेकिन गवर्नमेंट का इंटरवेंशन फिर भी रहता है ताकि रेगुलेशन, ताकि उसके ऊपर कंट्रोल बना रहे, है ना। एग्जाम्पल में इंडिया, यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट्स, ये हमारे मिक्स्ड इकोनॉमी के एग्जाम्पल्स। ठीक है बच्चों, चलो अब इतना करते हैं, रिमेनिंग चैप्टर करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड ऑल द बेस्ट।